देखिए सर, इस लेक्चर में मैंने पेपर लिया है फिजिक्स का। ये यूकेएसएससी ने पेपर कराया था। यूकेएसएससी ने, यूके ने पेपर कराया था। ठीक है, ये पेपर हुआ था 2020 में। एक्चुअली रेडियोलॉजी का पेपर है, 2020 में यूज हुआ, 2020 में हुआ था ये। ठीक है, 2020 में हुआ था, कहने का मतलब है। तो ये रेडियोलॉजी का पेपर, इसका सिलेबस भी वही है जो सिलेबस आपका था। इसको आप करके जाना, पूरा का पूरा पेपर। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाए, अदरवाइज इसका पेपर जैसा पैटर्न है ना, वही पैटर्न पे आपका पेपर भी बनेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स वाला पोर्शन लिया है मैंने अभी, देखिए तो क्या है इसमें। ये है विच स्टार्टम ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सी परत एटमॉस्फेयर की इफिशिएंटली रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर्टिकुलरली एट नाइट, नाइट में हाई फ्रीक्वेंसी वेव को पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट करती है कौन सी परत। ये F2 नाम की कोई परत होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। सर इसको आप ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन FM ब्रॉडकास्ट। FM ब्रॉडकास्ट में जो यूज होता है ना सर, 88 से लेके 108 मेगा हर्ट्ज। ध्यान दीजिए, मेगा हर्ट्ज। दोबारा बोल दे रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन भी दिया है कि किलो हर्ट्ज में दिया है, तो किलो हर्ट्ज नहीं होती, वो मेगा हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। एन टाइप जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। एक तो एन टाइप, ये कह रहा है ना, एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। एन टाइप पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट होता है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो इसका मतलब माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल होगा इसमें। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट, होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावेलेंट लिखा है यहाँ पे, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट एटम आर डोप्ड, ये तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राईवेलेंट नहीं होता, ये गलत हो गया। होल आर मेजॉरिटी, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी, ये भी गलत हो गया। तो अपने आप ही ये क्या होगा, ये मैंने बता दिया आपको क्या होगा, होल माइनॉरिटी कैरियर की तरह यूज होंगे, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें डोप की जाती है। ठीक है, डोपिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की होती है ना, एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाउंड विजिबल एरिया में कौन सी सीरीज होती है सर, बामर सीरीज होती है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज गैंगटिक। गैंगटिक मतलब होता है ना सर, गेंट मतलब, गेंट वर्ड है, गेंट का मतलब होता है विशाल। तो ये किसने ऐसा कहा कि ये जो अर्थ है एक गैंगटिक मैग्नेट है, बहुत विशाल मैग्नेट है। तो ये गिलबर्ट साहब ने कहा था कि एक विशाल मैग्नेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड को आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा वहाँ पे। इसका मतलब फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा डॉट बी की वैल्यू इसमें नॉन जीरो आएगी। बी भी मैग्नेटिक फील्ड है ही है, और एफ इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस का डेल वी। ठीक है, माइनस का डेल वी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का डेल बी। वी का मतलब यहाँ से म्यू बी इंटू बी होता है। ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एफ भी क्या होगा, नॉन जीरो। मैं पहले ही कह चुका हूँ एफ नॉन जीरो है। तो जैसे ही एफ नॉन जीरो है तो टॉर्क इज इक्वल टू सर होता है एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी टॉर्क जो होता है एम क्रॉस बी प्लस आर क्रॉस एफ होता है सर। तो नई चीज़ आपको पता चली, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले टॉर्क की वैल्यू, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो टोटल क्वांटिटी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा वो, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो आपका फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अगला देखो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने बढ़िया तरीके से आपको करा रखा है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता था सर, मैं आपको ज़रा सा बताता हूँ। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ, इंटेंसिटी दिस इज इक्वल टू होता है ई अपॉन ए इंटू टी। ई मतलब ये एनर्जी से है, एन एच न्यू। एन क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि नंबर पूछ रहा है ना। एक अगर होता फोटोन तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती, एन नंबर में होंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। बस मुझसे ये देखा गया है, आई प्रोपोर्शनल टू टी है, इंटेंसिटी एन के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, द
बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, किसने दिया था, स्टोक्स का नियम है। सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करने के लिए स्टोक्स ने क्या कहा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई। स्टोक्स क्रॉस में कन्वर्ट करता है ना, डेल क्रॉस ई डी एस। तो ये किसका नियम है, स्टोक्स का नियम है सर। अगला भी ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या रिलेशन ऑफ कन्वर्ज रेंज डी एंड हाइट ऑफ एंटीना क्या होता है, डी इज इक्वल टू, ये ऑप्शन आपका बी है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2re इंटू एच के बराबर होता है। डी इज इक्वल टू 2 होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 खाली re भी लिखा है उसमें, 2re इंटू एच होता है। अगला क्वेश्चन ये आपके मतलब का है नहीं, ये नहीं आपके सिलेबस में, ये वाला देखो, ये अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे, क्लासेस का स्टेटमेंट है सर, ठीक है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, हॉट बॉडी मतलब, ठीक है। तो ये किसका है, क्लासेस का स्टेटमेंट है। अगला देखिए, इन रिफ्रैक्शन लाइट वेव आर बेंट ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है ऐसा, तो ये स्पीड डिफरेंट होती है ना, उसके कारण होता है सर। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली आप फॉर्मूला जानते हैं ना, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, तो वहाँ से आप sin θ1 अपॉन sin θ2 निकालेंगे तो n1 अपॉन n2 आएगा। तो जो n1 अपॉन n2 आया उससे आपको ये पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये थीटा वेरी करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी अपने आप वेरी कर जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है सर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं इन प्लेस ऑफ एयर, अगर आप वाटर ले लेंगे तो विड्थ की जो फ्रिंज विड्थ जो होगी ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप निकल के आती है, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन एन। तो आप देखेंगे एन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बीटा डैश आपका डिक्रीज होगा, बीटा डैश बाद में है ना फ्रिंज विड्थ के लिए। तो ये कहता है, तो ये क्या होता है, अगर आप एयर क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं एयर की जगह पे, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 24 आवर, ठीक है। ये सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, ठीक है, जियो सैटेलाइट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है शायद, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए कितना दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लो आप किसके साथ, 2i कैप माइनस एक्स जे कैप और प्लस 3k कैप। तो आई डॉट आई और जे डॉट 1 के डॉट के 1 बराबर 0। अब आप देखो इसको, ये 2 आएगा, माइनस का x आएगा, प्लस का 3 आएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 होता है। डिफरेंट वाले 0 दे देंगे ना तो परपेंडिकुलर होते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस परपेंडिकुलर 0। तो यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा -5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 5 हो जाएगी, ठीक है। और ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस बिटवीन मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा, पाथ डिफरेंस शुड बी। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस मैंने करा रखा है लेक्चर, पीछे वाले लेक्चर्स को आप देखिए, n लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। द गैस कांस्टेंट R इज, गैस कांस्टेंट R की बात करेंगे आप तो आएगा, गैस कांस्टेंट R क्या होता है सर, Cp माइनस Cv होता है ना, Cp माइनस Cv तो होता है गैस कांस्टेंट बराबर R। मेयर का फॉर्मूला है, ठीक है, मेयर ने दिया था ना, मेयर फॉर्मूला है गैस कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ही तो है, टू स्पेसिफिक हीट के बीच का डिफरेंस ही तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ हॉल कोफिशिएंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज इतना देन द कैरियर डेंसिटी n इन स्पेसिमेन विल बी। हॉल कोफिशिएंट दिया है सर आपको, तो हॉल कोफिशिएंट जब दिया है तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालनी क्या है, डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिमेन की डेंसिटी निकालनी है ना, n से डिनोट किया है इसने डेंसिटी को।
तो एक्चुअली हॉल कांस्टेंट आर एच इज इक्वल टू दिया है आपको 3.66 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब पर कूलाम ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एन आर इज इक्वल टू एक्चुअली जो होता है एन आर, और क्या दिया है इसने, और कुछ दिया है, हॉल कांस्टेंट दिया है ना। तो एक्चुअली जो आपको डेंसिटी की बात पूछ रहा है ये एन आर इज इक्वल टू, एन ही लिखा है इसने, 1/RH इंटू ई होता है सर। आर एच का मतलब ये है ये, तो ई मतलब आप जानते हैं 3.66 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना सर, वो ये आएगी 1.7 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, ये निकल के आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 कूलाम। इसको नीचे देखो, विच क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती सर, जब रिफ्रैक्शन होता है ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा था ना, इसको कैसे निकालूं मैं, 16 कूलाम पे चार्ज कह रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का। तो एक कूलाम की आप वैल्यू कहोगे तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आएगा। ठीक है, -19 आपको क्या निकालना है, 16 कूलाम निकालना है। तो 16 कूलाम मतलब 16/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जैसे ही इसको ऊपर ले जाओगे तो एक दशमलव यहाँ लगेगा, तो वो प्लस होगा, तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। 1 इंटू 10 टू द पावर 20 आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला हो गया आपका विच क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी सर, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन नहीं है, अल्फा पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, और तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही पार्ट है वो। ठीक है, 2 लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट वन, 2 लाइट सोर्स अगर कोहेरेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना, 2 लाइट सोर्स आर कोहेरेंट, इसका मतलब क्या हुआ सर, ठीक, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, देयर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम कहाँ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उनकी, और फेज डिफरेंट क्या होता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। हाँ, ये लिखा है फ्रीक्वेंसी आर सेम एंड देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, विद रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं सर। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ना सर आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये जब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंट का, ना कि टेम्परेचर का। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। आप मेरे से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कहेंगे तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, टेम्परेचर का अपोजिट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विद द रेंज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। 2 लाइट सोर्स आर कोहेरेंट, ये कर दिया हमने। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन की बात करता है, तो कार्नोट हीट इंजन के बारे में आप जानते हैं क्या क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये डिक्टो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली ईटा इज इक्वल टू होता है 1 - T2/T1, और ये करा भी चुका हूँ मैं आपको, इज इक्वल टू W/Q होता है। तो जो वैल्यू दे रखी है बाद में कितनी दे रखी है, 800, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, अपॉन 800 ही दे रखी ना, सॉरी 300 दे रखी ना ऊपर, ये क्या दे रखा है 300 एंड 600 दिया है ना, 800 जूल, ये तो वर्क है ना। तो ये क्या दे रखा है 1 - 300/600। ठीक है,
कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 to 600, ठीक है, तो 600 से 300 से लेके 600 के बीच में वर्क कर रहा है वो, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर, 500 या 800, कितना दे रखा हो, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी, ये वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 65, ये आएगा आपका ये वैल्यू उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, ये क्या हो रहा है यार, 1 माइनस 600 अपॉन 300, तो ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा ना, 1 माइनस 2, तो ये सही तो लिखा है, तो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास W अपॉन Q होता है ना, तो ये आएगा आपका 300 ना, तो सही तो है, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू W कितना दे रखा है, 800 अपॉन Q, 1/2 तो आएगा, 6 में से 3 3, 3/6 2, 1/2 ही तो आएगा, तो ये Q कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 जूल ऊर्जा होगी। सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू ए ट्री ऑफन मेक ए सर्कुलर पिचेस ऑन ग्राउंड बिकॉज सनलाइट, ये क्वेश्चन जरा समझ नहीं आया यार, द स्पेस थ्रू विच लाइट इज पेनिट्रेट राउंड, इसको गोला करो, ये क्वेश्चन जरा सा समझ में नहीं आ रहा मेरे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक, सर ये तो याद होना चाहिए आपको, मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 होता है, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, गामा इज इक्वल टू होता था CP अपॉन CV, ठीक है, मैंने करा रखा है आपको मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और उन सब के लिए याद करा रखा है, ये फॉर्मूला यूज होगा ना F/2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मोनो एटॉमिक दिया है, किसके लिए कह रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, 5/3 मतलब 1.67 होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मोनो एटॉमिक गैस 1.67 होती है, इसको याद भी करना सर, आप करा भी रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सा यूज होता है सर, सॉफ्ट आयरन यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, सॉफ्ट, ऐसा क्या होता है, क्योंकि वो जल्दी, बहुत जल्दी वो मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इसलिए ये रीजन है। अगला, द फ्रीक्वेंसी WC माइनस WM एंड WC प्लस WM इन AM वेव आर कॉल्ड, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, दिस माइनस दिस करके, ये AM वेव में वो क्या कहलाती है सर आपकी, अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, EM वेव में फ्रीक्वेंसी का रेशियो ना, फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन मार्क में रखो यार, इसको दोबारा बाद में करा दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन में बाद में करा दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सर, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन तो पता है। A और B दो पैरेलल हैं, अगर A और B पैरेलल हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि A और B क्या है, A पैरेलल टू B है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो A डॉट B इज इक्वल टू आप जानते हैं मॉड A मॉड B इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस कितना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब हुआ, 0 कब आएगा, जब आपका साइन 0 होगा, साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब एंगल 0 है, तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो A डॉट B बराबर AB हो जाएगा, यहाँ से A डॉट B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी सर, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज, EM चार्ज जो दिए गए हैं ना, E/M चार्ज उसको कहते हैं E/M रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब E/M रेशियो, वो जो ये दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा होता है पॉजिट्रॉन का, इसको याद भी कर लेना एज इट इज़, प्रोटॉन, हीलियम और इनमें से पॉजिट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा। द क्रिटिकल सिचुएशन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो कंडीशन क्या होती है सर, K बराबर 1 वाली जो कंडीशन होती है वो क्रिटिकल सिचुएशन की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। किस में बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन,
द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आपको ये तो पता ही होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं उनमें वर्क डन 0 आता है। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि W इज इक्वल टू आप जानते हैं इंटीग्रेशन E डॉट डी एल होता है। ठीक है, E डॉट डी एल का मतलब इंटीग्रेशन जब कन्वर्ट करेंगे, स्टोक्स अभी बताया था मैंने, क्रॉस DS में कन्वर्ट हो जाएगा ये। डेल क्रॉस E आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो इनका वैल्यू 0। डेल क्रॉस E अगर 0 है, सॉरी 0 ना, डेल क्रॉस E बराबर 0, 90 डिग्री नहीं, ये 0 होगा तो W कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा अपने आप में। वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। द ट्रांसमिशन ऑफ UHF रेंज, ये स्पेस वेव होती है सर, टेक प्लेस थ्रू स्पेस वेव के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आया है। ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कह रहा है। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मेरे से। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए पहली बात तो ये जो आपके पास किसकी बात कर रहा है, ये इन ए पाइप, ओपन पाइप में हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n/2L होगा। n की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, तो 2/2L करोगे तो /L आ जाएगा अपने आप। ठीक है, /L आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन गैस इन ए मेटल नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, इलेक्ट्रॉन गैस मेटल में किसके लिए डायरेक्टली पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस लेस्टर के लिए तो होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन इस बार किसके लिए होते हैं पूछ दे, तो ये सब हैं, उसमें सब के लिए होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं होते हैं सर। अब कर्ल आर जब निकालोगे तो कर्ल आर कितना आता है सर, आपने पढ़ा होगा कर्ल आर निकालने का तरीका। कर्ल आर कैसे निकालते हैं, आर मतलब क्या हुआ, आई प्लस जे प्लस, सॉरी एक्स आई, आप ये कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कर्ल मतलब डेल क्रॉस आर निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो डेल क्रॉस आई आर का मतलब आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, आप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड करेंगे और नीचे एक्स वाई जेड करेंगे। देखो ये कैंसिल 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कर्ल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे आएगी ये बता दिया आपको सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आए हुए क्वेश्चन है ना, ये ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें ये जो होता है ना वैल्यू, आप सॉल्व करोगे ये ऐसा होता है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r इसके बराबर लिखा है जो इसने ना, r वेक्टर अपॉन r³ इंटू r³ अपॉन r, जहाँ पे r जो है ये बराबर नहीं होते हैं सर, ये गलत लिखा है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, आसानी है। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, r बराबर xi प्लस yj प्लस जेड के करो, सॉल्व करके करा रखा है मैंने। ठीक है, पीछे लेक्चर देखिए वहाँ पे करा रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या है यार, टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नॉट कोहेरेंट। और अगला क्या दे रखा है, टू सोर्स, हाँ यस, शुड बी मोनोक्रोमेटिक। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन फॉर सस्टेनेबल, अच्छा परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए ना, और ये टू सोर्स जो आपके सोर्स क्या होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल होगा जब ये टू सोर्स क्या होंगे, मोनोक्रोमेटिक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये तो आपको दिख रहा है साफ, और गेट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं पिक्चर है। ये गेट जो है ना आपका, ठीक है, किस ये किसका एग्जाम्पल है, और गेट का एग्जाम्पल है सर, इसका है और गेट का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू ए निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म, देन ट्रांसमिटेड लाइट विल बी, ट्रांसमिटेड लाइट को क्या होगा, निकोल प्रिज्म से जैसे ही गुजारोगे आप, तो ट्रांसमिटेड लाइन के बारे में बताओ सर, क्या होगा। अनपोलराइज्ड लाइट को ट्रांसमिट, प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है ना, वो क्या हो जाएगी सर, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप निकोल प्रिज्म से उसको गुजारोगे तो उसने क्या हो जाना है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
खुद करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, आपको पता है इसका ये प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ फॉरबिडन बैंड और किसके लिए होगी, फॉरबिडन गैप की सबसे ज़्यादा वैल्यू इंसुलेटर के लिए होगी, इंसुलेटर के लिए होगी। और अगला क्या करें, ये पार्टिकल m मास का पार्टिकल है, उसका चार्ज q है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो विथ वेलोसिटी v, देन रेडियस ऑफ पाथ। सर ये तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे करते थे आप सॉल्व, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों हो रहे हैं, तो इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है घुमाने के लिए, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qv परपेंडिकुलर है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से आप mv²r बराबर निकालोगे तो qv आएगा। और जैसे ही आप r की वैल्यू निकालोगे सर, तो आप पाओगे, देखो यहाँ से एक v तो कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv/qb के बराबर। कोई ऑप्शन है ऐसा, mv/qb, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, कितने ही क्वेश्चन है ये देखिए। क्यूरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, क्यूरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होती है सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी लॉ एप्लीकेबल होता है। एक्चुअली क्यूरी लॉ का सब्सिबिलिटी इज इक्वल टू C/T होता है ना, तो ये होता है क्यूरीज लॉ। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे इस बार, क्यूरीज लॉ क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्यूरीज लॉ क्या है ये पूछ ले, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। द इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम किसके, रेड कलर के लिए होगी, फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा रेड कलर के लिए होगी ना, ऐसा क्यों, उसका लॉजिक अगर आप कहेंगे मेरे से, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा λ/d, है ना। अब आप देखो, बीटा आप मैक्सिमम चाहते हो, बीटा को आप मैक्सिमम चाहते हो, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए होता है, इसलिए मैक्सिमम ही आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन किसका लिया इसने, ये डिप एंगल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज इट इज। डिप एंगल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, डिप एंगल का फॉर्मूला पूछ सकता है वो, BH इज इक्वल टू होता है, लिखा है यहाँ पे BV/BH, ठीक है। डिप एंगल इज इक्वल टू, ये क्या लिख दिया मैंने, डिप एंगल इज इक्वल टू होता है, डिप एंगल इज इक्वल टू BV/BH। अब आप देखो BH दिया है इसमें, BH इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ से देखो VV/√3, VV/√3 दे रखा है, तो यहाँ से निकाल लो फिर। अब VV/√3 का मतलब ये वैल्यू होती है डिप एंगल की VV/BH, क्या होती है VV/BH, और रख दो फिर BH की वैल्यू VV, तो √3 आ रहा ना, ये डिप एंगल tan थीटा लिख देता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू VV/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का मान √3 आ गया, तो √3 किस पे वैल्यू होती है, √3 का मतलब 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 60 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे फिजिक्स के सर इसमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर को आप देख लेना एक बार, इसी टाइप का पैटर्न आपका भी बनेगा, ठीक, लगभग 50-60 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। इसमें एक आध क्वेश्चन छूट भी गया, हमसे हुआ नहीं, तो उसको बाद में कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन छूटा यार, इससे हुआ नहीं मेरे से, इसको मैं करूँगा फिर आपको समझा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहा है ना, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू कह रहा है, क्या होगा ये, क्यूरीज फ्रीक्वेंसी होगी या क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये ज़रा टिपिकल हो गया, इसको करेंगे हम बाद में सर, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए VV माइनस क्या दिया है इसने, तो फ्रीक्वेंसी इतना एंड इतना इन AM वेव, AM वेव की बात कर रहा ना सर, ये AM वेव के लिए इनका रेशियो नहीं, एक प्लस कह रहा है ना, एक माइनस कह रहा है, 2FM, कैसे बनेगा ये AM के लिए, चलो इसको बाद में देखेंगे, फिर इतना करिए आप, इसको बाद में देखेंगे हम।